बिहार एसटीईटी में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज हम लोग जो है 18/9/2023 का सॉल्व क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 18/9/2023 का। और मेरे साथियों, यह जो 18/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उन लोगों तक पहुंच जाए जो बिहार एसटीईटी 2024 का तैयारी कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैराबल को किसने बनाया था? किसने बनाया था मेरे साथियों? यह बनाया था हल्के और तेज चलने वाला जहाज कैराबल पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, और समुद्री मार्ग की खोज ने आधुनिक युग को अत्यधिक प्रभावित किया। स्पेन और पुर्तगालियों ने समुद्री खोज में प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। ठीक है, और वास्को डी गामा के यात्रा में शामिल जहाज़ों का नाम गैब्रियल, साओ रफाएल और बोरियो शामिल था। कौन कौन था? गैब्रियल पहला जहाज था, उसके बाद साओ, रफाएल और बोरियो शामिल था। मेरे साथियों, 3 जहाज था। तो इसमें हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैराबल को किसने बनाया था? यह बनाया था पुर्तगालियों ने। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? मेरे साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए प्रारंभ में पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। इसलिए मेरे साथियों, राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? उत्तम अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? वो कहते हैं टॉमस पेन ने। कौन किया था? टॉमस पेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुई थी। और इस गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह हुआ था 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की जो सर्वाधिक आबादी जो है मेरे साथियों, यह अफ्रीका में। कहाँ है? यह अफ्रीका में है। और अफ्रीका महादेश में सैकड़ों जनजातियां हैं। ठीक है, अफ्रीका में मुख्य 8 जनजातियां समूह है। पहला है हजाम, दूसरा हौसा, तीसरा है यूरुबा, चौथा है इग्बो, पांचवा है ओरोमा, छठा है अम्हारा और 7वां है पुल्हानी और 8वां है जुलू। आगे क्वेश्चन कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था कौन था मेरे साथियों? तो पहला संथाली तिलक माझी ने, जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तिलक माझी अंग्रेजों के विरोध 1770 से 80 के दशक में विद्रोह किया था। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तिलक माझी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरोध हथियार उठाया था। और कब उठाया था? 1770 से 80 के दशक में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? मेरे साथियों, चुआर विद्रोह जो है 1771 ईस्वी में हुआ था। चुआर विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया था। ठीक है, कौन किया था? रघुनाथ महतो ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1771। आगे क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ठीक है, तो बस्तर आंदोलन में जो है गुडाधूर की भूमिका प्रमुख थी। कौन थे? गुडाधूर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुडाधूर। आगे क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ था मेरे साथियों? कोल विद्रोह जो 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में स्थित है। और कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है मेरे साथियों, यह है बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व करता बुद्धू भगत है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1831-32 में। ठीक है, 1831-32 में हुआ था। आगे चलते हैं, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल हुआ था? इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल हुआ था? तो मेरे साथियों बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह में शामिल हुआ था, बुद्धू भगत। ठीक है, आगे चलते हैं, डैश को धान के रूप में जानी जाती है, डैश के रूप में धान को जानी जाती है, तो चावल को धान के रूप में जानी जाती है मेरे साथियों, चावल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है? तो मेरे साथियों चीन जो है चीन देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन जो है प्रथम स्थान पर है और भारत जो है यह दूसरे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है मेरे साथ? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो भारत के कुल 12% जो है तिलहन से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल की फसलों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसलों का उदाहरण है? साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चावल खरीफ फसलों का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वृक्षारोपण कृषि में एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? कौन सा फाइबर फसल है मेरे साथियों? जूट जो है यह फाइबर फसल है। ठीक है, जूट फाइबर फसल है। जूट पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, जूट पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में कथन सत्य है, कथन सत्य है। सॉरी एक मिनट सर। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में कथन सत्य है कि लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं है, लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यूएनओ को वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1988 में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है, 29 मई को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों 2001 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मेरे साथियों 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, चीनी, अरबी तथा स्पेनिश है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे मेरे साथियों? जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो राष्ट्र संघ के चार्टर देशों की संख्या 42 है। कितना है? 42 है। प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को होना था। ठीक है, होना क्या था? 10 जनवरी 1920 को होना था। ठीक है, इसके राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? ठीक है, कैसे किया? तो उत्तरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों आबादी वाला क्षेत्र था राष्ट्र संघ ने। ठीक है, और राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे को समाधान क्षेत्र को विभाजित करके किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र को विभाजित करके किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट कानून 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, और देश में राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने हेतु सर सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता वाला समिति की रिपोर्ट वाला वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रोलेट एक्ट कानून बनाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था। तो सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था, तो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु तत्कालीन भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू द्वारा गठित हंटर कमेटी के अध्यक्ष विलियम हंटर को बनाया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हंटर समिति आगे है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। क्या हो जाएगा, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, तो चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डम्बी एंड सन 1848 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1848 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आगे क्वेश्चन है, आगे है पटना का पुराना नाम क्या था। मेरे साथियों, पटना का पुराना नाम क्या था, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अमीबा, अजीमाबाद। ठीक है, तीनों है। ठीक है, कौन कौन है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत में पहली बार 1863 कलकत्ता में धुआं अवस्थित निरोधक कानून पारित किया गया था। कब किया गया था, 1863 में कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। किसके द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था, अमेरिका द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। मेरे साथी, सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। ठीक है, और सार्क शिखर सम्मेलन, पहला सार्क शिखर सम्मेलन जो है 1985 में ढाका में बांग्ला में आयोजित किया गया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन सी 3 देशों में आई थी। कौन 3 देशों में सबसे पहले आई थी, तो मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले चीन, जापान तथा कोरिया देश में आए थे। कौन कौन था, चीन, जापान तथा कोरिया देश में था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। ठीक है, 32.8 हो जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे है मैकमोहन रेखा भारत की किस देश से अलग करती है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के को अलग करते हैं, भारत और चीन को अलग करते हैं। मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में भारत चीन के मध्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, और भारत चीन के मध्य LAC सीमा भी है। ठीक है, LAC सीमा भी है। आगे है कि धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जल प्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, तो साथियों विकल्पों में तापी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, तापी नदी जो इसका उद्गम अमरकंटक नहीं है। आगे सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। किस देश के द्वारा किया गया था, तो सर्वप्रथम जो मानसून शब्द अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मेरे साथियों, तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, कौन सा वृक्ष जो है पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, तो विकल्पों में से जो है
चेस्टनट जो है मेरे साथियों वृक्ष, पर्वतीय वृक्ष पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर स्थित क्या है? ठीक है, जम्मू कश्मीर स्थित क्या है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दाची ग्राम नेशनल पार्क का दर्जा 1981 में दिया गया था। ठीक है, और दाची ग्राम का शाब्दिक अर्थ 10 ग्राम होता है। ठीक है, दाची ग्राम का शाब्दिक अर्थ 10 ग्राम होता है, जो 10 ग्राम को मिलकर प्रारंभ में संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, इस पार्क में पाए जाने वाले वृक्ष है देवदार, चीर, शाहबलूत, ओक आदि। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि किस वर्ष को जनसंख्या की विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? मेरे साथियों, भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है। तो वर्ष 1921 में जनसंख्या की विभाजन जो है वर्ष 1921 में जनसंख्या की विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कब जाना जाता है? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। आगे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन अगला छूट गया था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? मेरे साथ ही बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% जो है वन आच्छादित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? साथियों, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 है। क्या? और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नेपाल और चीन की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 8,848.86 हो जाएगा, लेकिन इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो साथियों, भूटान की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? मेरे साथियों, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर का सही प्रतिनिधि जो है 1:10 लाख होगा। कितना हो जाएगा? 1:10 लाख होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? क्या पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को जो है भौतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, भौतिक मानचित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, तो विकास की स्थिति के आधार पर जो संसाधनों की वर्गीकृत किया जा सकता है संभावित, विकसित स्टॉक और रिजर्व। ठीक है, तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है, जमा में समृद्ध है। तो साथियों, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। आगे क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पर्यटन एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश के कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। ठीक है, साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी पंजाब हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। ठीक है, आगे है कि आगे क्वेश्चन है SSQ 318 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? क्या कौन वाणिज्यिक फसल है? तो SSQ जो है मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, SSQ
318 सरसों, तंबाकू, जूट आदि भारतीय वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, तो सरसों, तंबाकू, जूट हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। मतलब 96.5% कहाँ है और 2.5% कहाँ है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो दुनिया के कुल मात्रा का 96.5% महासागर के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में मौजूद है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासागर में 96.5% और मीठा पानी जो है 2.5% जल है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका है। ठीक है, कितना हिस्सा पानी से ढका है, तो 3/4 पानी से ढका है, यानी कि 71% जो है पानी से ढका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, पानी की कमी क्या है। पानी की कमी क्या है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी की कमी। ठीक है, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। ठीक है, सबसे पुराना उत्पादक है, तो असम राज्य जो है तेल का सबसे बड़ा पुराना उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बालाघाट खानों निम्नलिखित में से किस खनिजों का खनन किया जाता है। तो बालाघाट खानों में जो है मेरे साथियों, ठीक है, मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालाघाट में मैग्नीज खानों का खनन किया जाता है। आगे है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन कहाँ के प्रणेता थे। तो चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था और इस चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा के अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में तेल का सर्वाधिक भंडार स्थित है। मेरे साथियों, भारत का असम राज्य खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ठीक है, असम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए असम। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मेरे साथियों, सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी कृषि पर आधारित है, जूट कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं। आगे, भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो है समुद्री मार्ग से ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत के कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में 23 डाक सर्किल में बांटा गया है। कि प्रत्येक सर्किल के प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल कहलाते हैं। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित डाक पहले कंपनी मेल के नाम से जाना जाता था। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय डाक टिकट अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा 1837 के डाक टिकट अधिनियम में भारी परिवर्तन लाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मेरे साथी, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिमी रेलवे चर्च गेट मुंबई, पूर्व रेलवे कोलकाता, मध्य रेलवे मुंबई, दक्षिण तट रेलवे विशाखापत्तनम,
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर। क्या आगे है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? मेरे साथियों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिमराम मेघालय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक मेरे साथियों कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? साथियों, काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मेरे साथी, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है पटना में किया गया था। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास नगर निगम है। ठीक है, भारत का पूछा जाए तो प्रथम नगर निगम मद्रास नगर निगम है और मद्रास नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1688 में किया गया था। कानून इसके लिए 1887 में बनाया गया था। ठीक है, कानून इसके लिए 1887 में बनाया गया था, लेकिन स्थापना जो है 1688 ईस्वी में किया गया है भारत में। और बिहार में सबसे पहले पटना में हुआ था और 1952 इसका लिखिएगा, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना मार्च 1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1982। आगे, जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जारू जेलेस्की जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? वह पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और वर्तमान में पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा है, अंद्रेज डूडा। और पोलैंड की राजधानी वर्सा है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वर्सा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो साथियों, तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड देश में हुई थी और गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रक्तहीन के नाम से जाना जाता है। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंग्लैंड। आगे है, आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया है। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया गया है क्या? तो लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दिया है? तो अब्राहम लिंकन ने दिए हैं। क्या अब्राहम लिंकन ने दिया? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का परिभाषा दिया है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन करने वाला तंत्र है। क्या इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है चीन में है। कहाँ मेरे साथियों? चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? क्या भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव जो है राष्ट्रपति के होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? तो अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश जो है न्यूजीलैंड है। कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। और न्यूजीलैंड में वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1894 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया महिलाओं को वोट देने का अधिकार, संसद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? मेरे साथी, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो मेरे साथियों, राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? मेरे साथियों, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को जो है उपचुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मतदान की कम से कम उम्र क्या है? तो मतदान की कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष है। क्या आगे चलते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त जो है टी.एन. शेषन था। कौन था मेरे साथियों?
टी एन शेषन था और टी एन शेषन 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त 1990 से 96 तक था, ठीक है। और टी एन शेषन चुनाव सुधार के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी एन शेषन। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? साथियों, उड़ीसा बिहार से जो है 1936 में अलग हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत की दर्जा दिया गया था, ठीक है, अलग प्रांत की दर्जा दिया गया था। और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा राज्य की अधिसूचना जारी किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार उड़ीसा से कब हुआ था अलग? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था क्या? भारत में सर्वप्रथम आपातकाल लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में, ठीक है, 1962 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन कहा जाता है कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में राज्यसभा को जो है सीनेट कहा जाता है, ठीक है। तो अमेरिका के सीनेट में 100 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में कुल 50 राज्य है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो भारत के संविधान में आर्थिक बराबरी समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह मिली? साथियों, कब जगह मिली थी? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में द्वारा जो है 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। मेरा अभिप्राय क्या होता है मेरे साथियों? तो जब हम लैंगिक अभिप्राय करते हैं तो मेरा क्या होगा? समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है, असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन लोकतंत्र की मजबूत प्रदान नहीं करता है? इनमें कौन जो है लोकतंत्र के मजबूती प्रदान नहीं करते हैं? तो विकल्पों में लोकतंत्र के जो मजबूती प्रदान जो है विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष नहीं करना, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। आगे है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? मेरे साथियों, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुदलीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? कौन सा कार्य जो है सो राजनीतिक दल का नहीं है? तो निर्वाचन में भाग लेना राजनीतिक दल का काम है। जनमत का निर्माण करना राजनीतिक दल का कार्य है। सरकार की आलोचना करना जिस राजनीतिक दल का काम है, लेकिन सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना ये राजनीतिक कार्य नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेषक सिद्धांत क्या है? मुख्य प्रेषक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रेषक सिद्धांत जो है आधुनिकता है। क्या है? आधुनिकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक क्या है? तो हो जाएगा विकास। क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं साथियों? तो जनमत पर आधारित, ठीक है, जनमत पर आधारित लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा
सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन में साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से चलेंगे 11 तक, ठीक है। टोटल 15 सेट है, लेकिन इसमें 4 सेट हो गया और 11 सेट और बच गया है। आपको सारे सेट जो एक एक करके आपको हम करा देंगे और लास्ट तक का जरूर देखिएगा। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, घटना चक्र है और सेट है, बनाइए, ठीक है ना। और वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना न भूले मेरे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए चलते लास्ट क्वेश्चन पर। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो किस पर है? यह है निर्वाचन आयोग पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए और इसको देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था, इसलिए हम 25 जनवरी को, ठीक है, मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, वंदे